अब भी नहीं रुकेंगे? देखिए नाविका जी, पहले डिबेट करने से पहले इस केस के फैक्ट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सितंबर 2008 में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और 30 सितंबर 2008 को इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी। मामला एटीएस को ट्रांसफर किया गया था। उसके बाद 1 अप्रैल 2011 को इसकी जांच एनआईए को ट्रांसफर की गई थी और एनआईए ने इसमें ओवरऑल 11 आरोपी बनाए थे। 323 विटनेसेस का एग्जामिनेशन हुआ है। केंद्र सरकार ने 2016 में इसमें चार्जशीट दाखिल की थी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, और उसके बाद 2018 से इसमें ट्रायल आगे प्रोसीड किया। अब कोर्ट ने सारे एविडेंस को वे करने के बाद ये अल्टीमेटली पाया है कि ना इसमें जो आरडीएस की कॉन्स्पिरेसी और जो थ्योरी है वो समझ में आ रही है, और साथ ही साथ जो बाइक का इस्तेमाल की बात कही जा रही है ना वो प्रूव हो पा रही है। और इसी आधार पे 11 में से ट्रायल के दौरान 7 आरोपी बचे थे, उन 7 आरोपी को इसमें एक्विटल किया गया है। अब यहाँ पे जो लोग आपके चैनल पे बात कर रहे हैं कि कौन अपील करेगा, तो शायद उनको कानून नहीं पता है। सेक्शन 378 में नाविका जी, वारिस भाई तो मेरे वकील हैं, वो जानते हैं, कंप्लेनेंट भी अपील फाइल कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका केस पक्का है तो आप अपील फाइल करिए, हाई कोर्ट में फाइल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया था तो जो कंप्लेनेंट थे वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है एकदम रेमेडीलेस हैं। पहली बात ये आपने इस चैनल पे गलत बोली। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है नाविका जी, आपको याद होगा एक हेट स्पीच दी गई थी दिसंबर 2012 में, और जिसमें कहा गया था पुलिस हटा लो, हिंदू देवी देवताओं को अभद्र बातें कही गई थी। उसमें तो एक्विटल हो गया नाविका जी 2022 में। तो ये जितना दर्द, और वो तो सामने सारा वीडियो है। वीडियो होने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि फोरेंसिक से मैच नहीं हुआ और उसके बाद एक्विटल कर दिया गया। तब वारिस भाई ने कभी नहीं कहा कि इसकी अपील फाइल होनी चाहिए। तब किसी ने इस देश में कोई शोर नहीं मचाया। अभी जो मुंबई का ट्रेन ब्लास्ट हुआ उसमें एक्विटल हो गया, उसके लिए जो रेमेडी ली जा रही है वो आगे कार्रवाई बढ़ रही है। तो ये इस चैनल पे आके दिखाना कि रेमेडीलेस हो गए हैं, ये झूठ है नाविका जी। क्योंकि सच ये है कि जो 323 गवाह पेश किए गए वो ये केस प्रूव नहीं कर पाए, और इसीलिए माननीय न्यायालय ने पूरे एविडेंस को वे करने के बाद, उसको देखने के बाद यहां पे एक्विटल का ऑर्डर दिया है। ऐसा नहीं है कि एक्विटल का ऑर्डर कोई भावना में बह के कह दिया गया है। और नाविका जी, मैं बताना चाहता हूं, आपके सारे लोगों के कमेंट्स को सुन रहा था। जूनियर ओवैसी साहब की बात करेंगे तो वो तो वारिस भाई नहीं उठाएंगे ना, उसमें तो अपील में नहीं जाएंगे ना। मिलना चाहिए। वो तो अकबरुद्दीन ओवैसी जी की आप बात कर रहे हैं, अब उस केस में थोड़ी वारिस भाई जाएंगे। नहीं तो उसमें तो उनको न्याय के पैमाने नहीं दिखे। जिन्होंने ओपनली 15 मिनट पुलिस हटाने की बात कही थी, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को अभद्र टिप्पणी कही थी, वहां पे कैसे एक्विटल हो गया था? मीडिया का ये भी और नाविका जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सेक्शन 211 में इसमें मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस बनता है। जिन लोगों ने 17 साल यहाँ पे ताड़ना प्रताड़ना झेली, जिनके हाथ पैर तोड़े गए, जिनको अंडर सेल में रखा गया, जिनको जितनी अभद्र, जितना ज्यादा एक ह्यूमिलिएट करना, जितना टॉर्चर करना किया जा सकता है, वो सारी चीजें इस केस में की गई। जरा दर्द सुनिए समीर शरद कुलकर्णी का, जरा दर्द सुनिए मेजर रमेश उपाध्याय का, जरा दर्द सुनिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का, कर्नल पुरोहित का। कितना बड़ा टॉर्चर किया गया, आज उसका कंपनसेशन कौन देगा? सवाल यह बनता है। वारिस भाई जवाब दीजिए, वारिस भाई जवाब दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आपके चैनल पे भाषण देना अलाउड है, वरना भाषण के अंदर हमारी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ना सुधांशु त्रिवेदी कर सकते हैं, ना हमारे वकील दोस्त जैन साहब कर सकते हैं। अब अगर मुझे आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो आप खाली दोनों को बुलाओ, आधा घंटा दोनों को बोलो, बिंदास बोलते रहो, और नाविका जी सुनते रहेंगे, पब्लिक देखते रहेगी। अगर इसी तरह आपको डिबेट आप ही बोल रहे हैं ना, आप ही बोल रहे हैं, आप ही से डिबेट शुरू हुई, और बोलने दो दोनों को। ऐसा नहीं होता, मेरा नाम लिया मैं जवाब दूंगा, तो जवाब देने के लिए बोल तो रही हूँ। मैं जवाब जब फैक्ट नहीं होते तो यही सब करना पड़ता है देने के लिए। बीजेपी को आपकी जरूरत पड़ेगी, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जवाब दे सकता हूँ। दीजिए ना, दीजिए, आपको बोल तो रही हूँ, दीजिए जी। देंगे, भरकम देंगे, लेकिन आप खामोशी के साथ, जिस तरह से आप एकदम खामोश बन के ऐसा बैठे थे ना नाविका जी, ऐसा ही अभी जब मैं बोलूंगा तब भी खामोशी के साथ चुपचाप सुनना आप, तो मजा आएगा। पब्लिक को लगेगा इक्वालिटी चल रही है, वरना आपको तो पता है क्या बोला जाता है मीडिया के बारे में। इक्वालिटी पहले आप खुद देख लीजिए। बॉम्बे हाईकोर्ट के
वर्डिक्ट के बाद और अब मालेगांव के वर्डिक्ट के बाद इक्वालिटी की चिंता आपको करनी है, मुझे नहीं। अरे जरा से हमने क्या कह दिया बुरा मान गए। सुनिए नाविका जी, सुधांशु जी खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का, रावलपिंडी का, श्रीलंका का, बल्गारिया का, स्वीडन का। सुधांशु जी मैं याद दिला दूं, आप डिबेट के अंदर इतने बहाव में बह गए हैं कि आज ये जजमेंट भारत में आया है। जय फिलिस्तीन कौन बोलता है? न्यायालय ने मुंबई में जजमेंट दिया है। और जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जय फिलिस्तीन कौन महाराष्ट्र बोलता के है? मालेगांव में हुआ था, जहां 6 लोगों की जानें चले गई, 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो चुके। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, मेरे को लगा आप भूल गए कि ब्लास्ट कहां हुआ। मुझे लगा आपको लगा ब्लास्ट सर्बिया में हुआ, स्लोवाकिया में हुआ, यूगोस्लाविया में हुआ, भारत में हुआ है। सुनिए, अब जब ब्लास्ट हुआ है आपने इतनी सारी बातें कह दी, विष्णु जैन ने भी कहा कि ये नाम वाले को पूछो। मैं बोलता हूं वो जो 12 एक्यूज ट्रेन ब्लास्ट के थे, जिनको 18 साल जेल में रख के, जब वो 12 उनका भी कभी इंटरव्यू सुन लो, किस तरह से उनके साथ टॉर्चर किया गया था, किस तरह से उनको नंगा कर करके मारा गया था, किस तरह से उनके बीवी बच्चों के साथ कितनी धमकियां दी गई थी, किस तरह के अपशब्द यूज किए गए थे। जरा उनका भी इंटरव्यू जरा आप दिखाने की ताकत और हिम्मत रखो ना। सुनिए बात, वो तो बेकसूर थे, उन्होंने तो कहा फैमिलियां बिछड़ गई, फैमिलियां उजड़ गई, कितनों के मां बाप का इंतकाल हो गया, कितनों की बीवियां छोड़ के चले गई, बच्चे तहस बहस हो गए, तितर बितर हो गए। उनके लिए आपने कुछ कहा दो अल्फाज? तो उनके लिए जब महाराष्ट्र सरकार जा सकती है अपील फाइल करने, तो इस केस में क्यों नहीं? अगर टेररिज्म को खत्म करना है, अगर टेररिस्ट के खिलाफ सब है, तो इस केस के अंदर भी अपील में जाना चाहिए। बात नंबर 2, अभी आपने कहा, सुधांशु जी ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया सेफरन टेररिज्म के ऊपर। सुनिए सुधांशु जी, मैंने हमेशा कहा है, आज कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन किया है कि आतंकवाद का टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। टेररिस्ट है, टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं। उनका एक ही मकसद होता है, किसी भी तरह दहशत फैलाना, और दहशतगर्द को खत्म करना सबसे पहली प्रायोरिटी देश की होना चाहिए। मगर देखिए इतने सालों से क्या हो रहा है, एनआईए तो आपके अंडर में इतने वर्षों से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो प्रूव नहीं कर सके केस को, वो प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर सका केस को। आपने कहा रोहिणी सेलियन तो कांग्रेस के टाइम में थी, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मगर इस टाइम जो प्रोसिक्यूटर था वो तो बीजेपी के टाइम का था ना, वो क्या प्रूव कर सका? उसने क्यों नहीं बताया कि यह एविडेंस है? मैं पूछ रही हूं, हिंदू आतंकवाद कुछ नहीं होता, आज कांग्रेस माफी मांगेगी? नाविका जी, आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी था नाथूराम गोडसे, और हिंदुस्तान में हिंदू जो हमेशा से सर्वो भवन्तु सुखिना सर्वो संत निरामया का मूल मंत्र जपता था, उसको रेडिकलाइज करने में पिछले 75 सालों में जो आरएसएस का हाथ रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। हिंदू जो हमेशा से सद्भावना की बात करता था, सरदर्द संभाव की बात करता था, एक तरफ हम पाकिस्तान को गाली देते हैं कि वो इस्लामिक टेररिज्म को बहुत बढ़ावा देता है, और अगर वही काम हम यहां पर हिंदुओं के साथ करने लगे तो हम में और पाकिस्तान में क्या अंतर रह जाएगा? तो ये कह देना कि रेडिकलाइजेशन हिंदुओं में अगर है तो वो सही है और बाकियों में तो गलत है, मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आइडियोलॉजी, आप इतना लंबा ज्ञान दे रहे हैं, मैंने तो छोटा सा सवाल पूछा था, क्या कांग्रेस माफी मांगेगी? जी हाँ या ना बता दीजिए ना, क्या कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए? आप नाविका जी, आपको पता होगा कि एनआईए की स्थापना भी कांग्रेस ने ही की थी। एनआईए की स्थापना भी 2008 में कांग्रेस ने ही की थी। सुधांशु त्रिवेदी जी, इससे सरल सवाल क्या हो सकता है? लेकिन अश्विनी जी से जवाब देते नहीं बन रहा, और वारिस पठान के सवाल खत्म नहीं हो रहे। जवाब दे दीजिए आप सुधांशु जी। देखिए कैसे ये लोग इतिहास को भी घुमाते हैं। ऐसा है साहब, आप लोग बार बार नाथूराम गोडसे का नाम लेते हैं, वो तो गांधी जी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को। उससे पहले जो कश्मीर में हुआ अक्टूबर 47 में, वो क्या था मेरे भाई? वो आतंकवादी हमला नहीं था। उससे पहले सज्जाद हुसैन सोहरावर्दी जो कलकत्ता में हिंदुओं का कत्ल करवा रहा था, वो आतंकवादी करते नहीं था। उससे पहले केरल में जो आपके मुस्लिम लीग